वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 390 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम मिश्रित प्रश्नों पर। ठीक है, कुछ करंट से होगा, कुछ एक दो प्रश्न स्टैटिक से भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 390 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। यह आरबीआई की एक केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली है। इस प्रणाली के तहत एक निश्चित समय सीमा तक प्राप्त सभी लेन देन का निपटान एक साथ या फिर बैचेस के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग आमतौर पर 2 लाख रुपए तक के फंड ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस भुगतान प्रणाली का सटीक वर्णन करते हैं? एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, सीटीएस या फिर यूपीआई जिसका आप बहुत उपयोग करते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बताइए, 2 लाख रुपए तक का फंड ट्रांसफ़र की बात हो रही है। यूपीआई में तो होता नहीं है इतना ज़्यादा एक बार में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एनईएफटी। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। कुछ चार्जेस के साथ जो है फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो आप एनईएफटी से। ठीक है, एनईएफटी, आईएमपीएस, इंटरनेट बैंकिंग ही एक तरह से। तो देखिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र आरबीआई की एक केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धन के हस्तांतरण की सुविधा जो है वो प्रदान करती है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र यानी एनईएफटी में मुद्रा के लेन देन को बैचेस समूह में, ठीक है, पूरा किया जाता है। यानी इस प्रणाली के तहत एक निश्चित समय सीमा तक प्राप्त सभी लेन देनों का निपटान एक साथ किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर 2 लाख रुपए तक के फंड ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपने अभी इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करी, एनईएफटी के द्वारा किसी के अकाउंट में आपने 50,000 रुपये भेजे, तो 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा तक समय लग सकता है। यदि आप आईएमपीएस से भेजेंगे तो इमीडिएट जाता है, जैसे यूपीआई से इमीडिएट जाता है ना, वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बीमारी है, ये किस में होती है? मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बीमारी किस में होती है? बच्चों में भी है और किशोरों में भी है, तो बच्चे किशोर दोनों हो जाएंगे, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो है MISC बच्चों और किशोरों में एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो आमतौर पर कोविड-19 संक्रमण के 2 से 6 सप्ताह के बाद होती है। यह बीमारी पूरे शरीर को प्रभावित करती है, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि हार्ट हो गया आपका, गुर्दा हो गया, मस्तिष्क हो गया, त्वचा, आँख और जठर तंत्र आदि में सूजन हो सकती है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों में पेट दर्द, आँख में खून आना, ठीक है, थकान महसूस होना, दस्त यानी डायरिया आदि लक्षण जो हैं वो देखे जा सकते हैं। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कोविड-19 होने के, पॉजिटिव होने के 2 से 6 सप्ताह के बाद। क्वेश्चन नंबर 3, ये स्टैटिक का प्रश्न आ गया है, एक ज्योग्राफी का। हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा करेक्ट होगा। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची और नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है क्या? हिमालय पर्वत श्रृंखला में लघु हिमालय को वाह्य हिमालय भी कहा जाता है क्या? देखिए, ये चीज़ कई बार बताई होगी कि महान हिमालय या हिमाद्री, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय और वाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी। तो लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय होना चाहिए। वाह्य हिमालय को तो शिवालिक हिमालय कहते हैं, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला करेक्ट है। दुनिया की सबसे ऊंची और नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है ये। 2 को एलिमिनेट करिए तो ज़रा। तो हिमालय विश्व की सबसे ऊंची है और नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। हिमालय की भूगर्भीय संरचना जो है नवीन, मुलायम और मुड़दार है, क्योंकि हिमालय उत्थान एक सतत प्रक्रिया है जो उसे दुनिया के उच्च भूकंप संभावित क्षेत्रों में से एक बनाती है। यह भारत को अपने उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर मध्य और पूर्वोत्तर सीमांत के साथ जो है चीन यानी तिब्बत से अलग करता है भारत को हिमालय। देखिए, हिमालय समानांतर पर्वत श्रेणी की एक श्रृंखला है, ठीक है, जो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व दिशा तक फैली हुई है।
इन श्रेणियों को अनुदैर्ध्य घाटियों के द्वारा अलग किया जाता है। उनमें शामिल हैं ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय। ठीक है, गलत है दूसरा, शिवालिक हिमालय या वाहे हिमालय। ये पता होना चाहिए आपको, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल। ठीक हो गया, ये तीन अधिकतर इम्पोर्टेंट है, महान हिमालय या हिमाद्री, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय, शिवालिक हिमालय या वाहे हिमालय। गुड़ी पड़वा त्यौहार एक कहाँ मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा त्यौहार कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र यानी तीनों में। गुड़ी पड़वा कर्नाटक में भी मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा इसका आंसर, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में ही मनाया जाता है, तो डी हो जाएगा। तो गुड़ी पड़वा त्यौहार जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सहित दक्कन के क्षेत्र के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, गुड़ी महाराष्ट्र के घरों में तैयार की जाने वाली एक गुड़िया है। ठीक है, गुड़ी बनाने के लिए बांस की छड़ी को हरे या लाल ब्रॉकेट में सजाया जाता है। इस गुड़ी को मुख्य रूप से घर में या फिर खिड़की दरवाजे के बाहर सभी को दिखाने के लिए जो है वो रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अभी 13 अप्रैल 1919 की डेट निकली है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, मतलब 2021 13 अप्रैल हुआ कब था? 13 अप्रैल 2019 को। तो वर्ष 2019 में जो है हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी। अब बताइए क्यों की गई थी? क्यों की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। प्रश्न किसी भी तरह पूछा जा सकता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने, ठीक है, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के गठन की घोषणा की। यह समिति लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता के चलते उनके नाम पर हंटर कमीशन के नाम से जानी जाती है। इसमें भारतीय सदस्य भी थे हंटर कमीशन में। ठीक है, स्टेटमेंट पूछ लेगा बनाकर कि हंटर कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो गलत है, क्योंकि थे। वो साइमन कमीशन था जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत ऊर्जा डैशबोर्ड का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया है? उसी ने ही किया है जिसने पहला किया था 2017 में। किसने? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नहीं है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नहीं है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नहीं है, नीति आयोग है। तो भारत ऊर्जा डैशबोर्ड एक ही स्थान पर देश के ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित समग्र डेटा प्रदान करने का एक प्रयास है। यह भारत के लिए एक मुक्त, व्यापक, स्वतंत्र और सुलभ ऊर्जा डेटा पोर्टल बनाने की दिशा में किया गया आरंभिक प्रयास है। हाल ही में भारत सरकार के थिंक टैंक यानी नीति आयोग ने भारत ऊर्जा डैशबोर्ड का दूसरा संस्करण जो है वो लॉन्च किया है। नीति आयोग द्वारा इसके प्रथम संस्करण की शुरुआत मई 2017 में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। यह मध्य एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इनमें से किसी एक की बात हो रही है। यह रूस, चीन और उज्बेकिस्तान के साथ सीमा साझी करता है। ठीक है, देखिए, इसके और भारत के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है काजिंद। यह निम्नलिखित में से कौन सा देश है? भारत और किस देश की सेनाओं के बीच काजिंद सैन्य अभ्यास होता है? कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। तो कजाकिस्तान जो है पश्चिम में कैस्पियन सागर, उत्तर में रूस, पूरब में चीन और दक्षिण में किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान से घिरा हुआ है। चीन के साथ लंबी सीमाओं के साथ साथ रूस और एशिया के बीच भू राजनीतिक अवस्थिति कजाकिस्तान को प्रमुख राजनीतिक महत्व प्रदान करती है। देखिए, भारत और कजाकिस्तान के मध्य फरवरी 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित किए गए और साल 2009 से लेकर भारत और कजाकिस्तान दोनों एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार हैं। कजाकिस्तान मध्य एशिया में, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश भागीदार है। देखिए, दोनों देश भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेते हैं जिसका नाम है काजिंद। ठीक है, काजिंद। और वर्ष 2019 में काजिंद का नवीनतम संस्करण यानी चौथा संस्करण उत्तराखंड में आयोजित हुआ था, भारत में। उसके बाद से नहीं हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तीन तीन स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए वो अपने पद पर बना रहता है। हाल ही में सुशील चंद्रा को भारत का नया निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। क्यों पूछा गया है ये प्रश्न? क्योंकि हाल ही में सुशील चंद्रा को भारत का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है, यानी भारत का नया निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। निर्वाचन आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में उसका प्रावधान है। और जो निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं, उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ठीक है, इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए तब तक वो अपने पद पर बना रहता है, पूरा कटेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो सेकंड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, ये गया, जहाँ पर 2 है वो नहीं होगा, केवल 1 और 3 सी हो जाएगा इसका आंसर। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पूरा पहला कर ले वो, ठीक है, अपने पद पर बना रहता है। देखिए, वह अपने पद से कभी भी इस्तीफा दे सकता है या कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी उसे पद से हटाया जा सकता है। तो दूसरा वाला गलत है क्योंकि 6 वर्ष होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के अनुरूप ही पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, पहले भी पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उसको वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी किसको? संसद को, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए अपनाई जाती है। क्यों पूछा गया प्रश्न? हाल ही में सुशील चंद्रा ने 13 अप्रैल 2021 को देश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त, एक ही बात है, ठीक है, के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। और इससे पहले सुनील अरोड़ा देश के मुख्य चुनाव या निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। कौन से हैं ये? 13वें नंबर के अगर पूछा जाए तो। सुशील चंद्रा का जो कार्यकाल है अगले साल मई 2022 तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में देखा गया है एक ग्लेशियर, उस ग्लेशियर का नाम है डूम्सडे ग्लेशियर। किस स्थान पर अवस्थित है बताइए ये? कनाडा, ग्रीनलैंड, चीन या फिर अंटार्कटिका? अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, स्वीडन यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग के शोधकर्ताओं के द्वारा थ्वार्ट्स ग्लेशियर, जिसे डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है, के नीचे से डेटा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है स्वीडन यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग के शोधकर्ताओं ने। ठीक है, हाल ही में इन शोधकर्ताओं ने पाया है कि ग्लेशियर में गर्म पानी की आपूर्ति पहले की तुलना में बढ़ गई है, जो बर्फ़ के पिघलने की दर को और अधिक तीव्र कर सकता है। वर्तमान में थ्वार्ट्स ग्लेशियर या फिर डूम्सडे ग्लेशियर के पिघलने से प्रतिवर्ष यानी हर साल वैश्विक समुद्र तल के स्तर में 4% की वृद्धि हो रही है हर साल। ठीक है, ऐसा अनुमान है कि थ्वार्ट्स ग्लेशियर या डूम्सडे ग्लेशियर 200 से 900 वर्षों में पूर्णतः समुद्र में समा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। शांतिर उग्रसेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, उसमें निम्नलिखित में से किस या किन देशों के सैनिकों ने हिस्सा लिया बताइए। मोदी जी गए थे अभी बांग्लादेश। भारत, बांग्लादेश, भूटान या पाकिस्तान? भारत तो लेगा ही लेगा क्योंकि गए थे प्रधानमंत्री। बांग्लादेश भी लेगा। इन दोनों में से बताइए, केवल 1 और 2 लगा दें? देखिए, भूटान भी ने भी लिया, पाकिस्तान नहीं है इसमें, पाकिस्तान को हटा दीजिए। तो 4 कहाँ पर है? 2 से हट जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, 1 2 3। तो देखिए, शांतिर उग्रसेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। साथ ही यह अभ्यास बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने का भी प्रतीक है। यह सैनिक अभ्यास बांग्लादेश में स्थित बंगबंधु सेना निवास में आयोजित किया गया था। शांतिर उग्रसेना का अर्थ क्या है? फ्रंट रनर ऑफ द पीस। इस अभ्यास के दौरान भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के सैनिकों ने हिस्सा लिया। ठीक है, तो श्रीलंका की जगह, पाकिस्तान की जगह श्रीलंका होना चाहिए था। वहीं इस दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर के सैन्य पर्यवेक्षक भी उपस्थित रहे थे इसमें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। राजनीतिक रूप से जो उत्तरी आयरलैंड है ना, निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा तो आयरलैंड फैला है कुछ, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको उत्तरी आयरलैंड कहा जाता है। ये किसका हिस्सा है बताइए? यूनाइटेड किंगडम का, उत्तरी अमेरिका का, ग्रीनलैंड का या फिर फ्रांस का? फ्रांस का नहीं है, ग्रीनलैंड का नहीं है, बताइए इनमें से किसका है? उत्तरी अमेरिका भी नहीं है, यूनाइटेड किंगडम का है, ठीक है। इधर फैला हुआ इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स है ये। पहले देखते हैं इसका मैप। तो देखिए ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जितना ग्रीन ग्रीन है ना स्वतंत्र है, और ये जो उसका ऊपर वाला पार्ट है ना, ये राजनीतिक रूप से यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, ठीक है। बाकी ये रेड रेड ये है पूरा यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है, वेल्स है, ठीक है। तो इसकी बात पूछ रही है कि ये किसका हिस्सा, इसी का हिस्सा है। चलिए फिर, तो भौगोलिक रूप से देखिए जो आयरलैंड है, भौगोलिक रूप से आयरलैंड, भौगोलिक रूप से जो उत्तरी आयरलैंड है वो आयरलैंड का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, जो उसका नॉर्थ वाला पार्ट है ऊपर जो रेड था, ठीक है। देखिए कई शताब्दियों तक ब्रिटेन के कब्जे में रहने के बाद लगभग 100 साल पहले आयरलैंड में विद्रोह हुआ, जिसके बाद 1920-1921 में जो है आयरलैंड का बंटवारा हो गया। तब ब्रिटेन ने आयरलैंड की 32 काउंटी में से रोमन कैथोलिक बहुमत वाली केवल 26 काउंटी को ही स्वतंत्रता प्रदान की। तो 32 में से 26 गई, 6 बची, जबकि प्रोटेस्टेंट बहुमत वाली शेष जो 6 काउंटी थी, ठीक है, 6 काउंटी पर आज भी ब्रिटेन का ही कब्जा है। तो यही 6 काउंटी हैं वो ऊपर की तरफ नॉर्थ वाली। तो उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक अल्पसंख्यकों ने प्रोटेस्टेंट बहुमत वाले राज्य में भेदभाव का अनुभव किया है, ठीक है। इस 6 काउंटी में भेदभाव का अनुभव किया उन्होंने। तो 10 प्रश्न थे ये, हाल ही में क्या है इसलिए पूछा गया प्रश्न। 10 प्रश्न थे, कम से कम 7 से 8 तो करंट से रिलेटेड थे, एक दो वो जो जलियांवाला बाग था वो भी एक तरह से देखा जाए तो करंट प्लस स्टैटिक, क्योंकि इस तरह से पूछ सकते हैं क्योंकि हाल ही में जयंती गुजरी है उनकी, ठीक है। मतलब हाल ही में उसका शताब्दी वर्ष गुजरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड का, हिंसक घटना का। तो 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना करें। धन्यवाद।